मैंने उन लड़कियों को अपनी कार में बिठाया और बंदूक की नोक पर उन्हें एक सुनसान जगह लेकर गया जहां पर कोई उनकी दर्द भरी चीखें ना सुन पाए। सुनसान जगह पहुंचते ही मैंने उनका गला तब तक दबाया जब तक वो लोग मर नहीं गए। कुछ लड़कियों को मैंने अपनी .22 कैलिबर की गन से शूट किया और उनकी लाशों को अपनी कार की डिक्की में डालकर अपने घर ले गया। घर जाकर मैंने उनका सिर उनके धड़ से अलग किया और उनकी सिर कटी लाशों का बलात्कार किया। जब मेरा मन उनसे भर गया तो मैंने उन लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्लास्टिक बैग में डालकर उन्हें नदी में फेंक आया। घर आकर मैंने उनके कटे हुए सिर को कई दिनों तक सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर उन्हें अपने घर के पीछे की जमीन में गाड़कर अपना नया शिखर ढूंढने बाहर निकल पड़ा। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी डिस्टर्बिंग ऑडियो के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसी इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक नेक्रोफिलियक और लाशों को डिकैप्टिवेट और डिसमेंबर करने वाला मॉन्स्टर है। आज की कहानी एडमंड केम्पर की है, जिसे लोग कोएड किलर या एड केम्पर के नाम से भी जानते हैं। एड केम्पर का जन्म 18 दिसंबर 1948 बर्बैंक, कैलिफोर्निया में हुआ था। एड काफी छोटा था जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और उस डिवोर्स का एड के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। एड ने बचपन से ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर एग्जिबिट करना शुरू किया। उसे अपनी सिस्टर्स के साथ डेथ गेम खेलना पसंद था। हिज फेवरेट डेथ गेम्स वर गैस चेम्बर्स एंड इलेक्ट्रिक चेयर। उसे तड़प तड़प कर मरने की एक्टिंग करना पसंद था। एड अपनी सिस्टर्स की डॉल्स के साथ एक अनयूजुअल रिचुअल परफॉर्म करता, जिसमें वो डॉल्स का हाथ पैर और सिर उखाड़कर फेंक देता, जिसे उसे बहुत सुकून मिलता। एड केवल 10 साल का था जब उसने अपनी फैमिली कैट को जिंदा जमीन में दफन किया, और जब वो मर गईं तो उसे वापस बाहर निकाला और अपने कमरे में ले जाकर उस कैट की लाश के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद उस कैट की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और आपने पेरेंट्स को कैट की कोई झूठी कहानी सुनाई। एट द एज ऑफ 13, एड ने अपनी दूसरी फैमिली कैट को मार दिया, सिंपली बिकॉज वो कैट एड की छोटी बहन एलिन से ज्यादा प्यार करती थी। एड ने कैट के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें अपनी अलमारी में छुपा दिया। फॉर्चुनेटली, एड की माँ को कैट की लाश मिली, जिसे देख वो इतनी डर गईं कि उसने एड को घर के नीचे बेसमेंट में रहने भेज दिया, ताकि वो कैट की तरह कहीं अपनी बहनों को भी ना नुकसान पहुंचा पाए। एड की माँ क्लार्नेल एलिजाबेथ केम्पर ये एक बहुत गुस्से वाली और वायलेंट अल्कोहलिक थी। वो एड को हमेशा इंसल्ट, ह्यूमिलिएट और वर्बली अब्यूज करती थीं, especially regarding his tall height. क्लार्नेल को लगता था कि अगर वो एड के साथ प्यार से रहेगी तो वो गे बन जाएगा। एड 14 साल की उम्र में अपनी माँ के घर से भागकर अपने पिता के साथ रहने चला गया। एड के पिता एडमंड केम्पर टू इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और एड अब अपने पिता, स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर के साथ रहने लगा। एड कभी उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए एड के पिता ने उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहने भेज दिया, विच टर्न्ड आउट टू बी द वर्स्ट डिसीजन। एड केवल 15 साल का था जब उसने अपना पहला मर्डर कमिट किया। अपने पिता के कहने पर एड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने चला गया। बट ऑन 27 अगस्त 1964, एड और उसकी ग्रैंडमदर का भयानक झगड़ा हुआ और झगड़े के चलते एड ने अपनी ग्रैंडमदर को .22 कैलिबर हंटिंग राइफल से शूट किया, जो उसको उसके ग्रैंडफादर ने दी थी। मरते वक्त उसके ग्रैंडमदर के आखिरी शब्द थे, प्लीज अब पंछियों को मत मारना। ये सुनकर एड को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने वापस 2 बार अपनी ग्रैंडमदर को शूट किया, बिकॉज ऑफ विच शी फाइनली डाइड। पर एड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने किचन नाइफ ली और अपनी ग्रैंडमदर की लाश को स्टैब करने लगा टू रिलीव हिज फ्रस्ट्रेशन। एड के ग्रैंडफादर शॉपिंग के लिए गए थे, तो एड ने उनके वापस आने का इंतजार किया, और जब उसके ग्रैंडफादर अपने घर के ड्राइववे पर आए तो एड ने उन्हें भी शूट कर उनकी जान ले ली। अकॉर्डिंग टू एड, वो ये नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर को पता चले कि उनकी वाइफ मर चुकी है। मर्डर करने के बाद उसने पुलिस को कॉल करके अपना कन्फेशन किया। कुछ देर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और उन्होंने एड को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने एड से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो एड ने उनसे कहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी वॉट इट फेल्ट लाइक टू किल ग्रैंडमा।
लेटर ही कन्फेस्ड कि उसने अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मारा बिकॉज हिज पेरेंट्स प्रैक्टिकली अबैंडन्ड हिम। एड को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ, जिस कारण उसे क्रिमिनली इंसेन यूनिट ऑफ आटास्कर्देरो स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। एड कैम्पर ये इंटेलिजेंट और एक मॉडल इनमेट साबित हुआ। वो साइकाइट्रिस्ट और अपनी इनमेट्स की हेल्प करता था। वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे साइकियाट्रिक टेस्ट कैसे वर्क करता है ये सिखाया। अपने क्राइम सीन को कैसे कवर अप करना है ये उसने अपने इनमेट्स से सीखा। ऑन 18 दिसंबर 1969 अपने 21st बर्थडे पर उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया। आफ्टर रिलीज्ड एड अपनी माँ के साथ रहने लगा, विच वॉज अ बैड डिसीजन, क्योंकि वो और उसकी माँ हर दूसरे दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। शी स्टिल इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड एड। फाइनली एड को हाईवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिली एंड ही मूव्ड आउट ऑफ हिज मदर्स हाउस। एड ऐसे बार में जाने लगा जहां पर पुलिस ऑफिसर्स ड्रिंक करने आते थे और अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करके उसने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। ऑन 7 मई 1972 एड ने 2 हिचहाइकर्स मैरी एन पेसे और अनीटा मैरी लुचेसा को लिफ्ट दी। वो उन्हें एक सुनसान वुडेड एरिया में लेकर गया। उसने उन दोनों का गला दबाकर और चाकू से वार कर कर उनकी जान ले ली। उसने उनकी लाशों को कार की डिक्की में डाला और अपने घर ले गया। घर जाकर उसने उन लाशों की नंगी तस्वीरें लीं और उनकी लाशों का बलात्कार किया। उसने उन लाशों का सिर उनकी धड़ से अलग किया और बाकी बची बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनके सिर को वापस सेक्सुअली असॉल्ट किया। उसने कटी हुए लाशों को प्लास्टिक बैग में डाला और लोमा प्रीटा माउंटेन में फेंक दिया। कुछ महीनों बाद पुलिस को मैरी एन पेसे का स्कल मिला, बट बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। ऑन 14 सितंबर 1972 एड ने एक 15 साल की हिचहाइकर का भी मर्डर किया। ही रेप्ड हर कॉर्प्स एंड डिसमेंबर्ड हर बॉडी पार्ट्स एंड डिस्पोज्ड हर पीसेस इन सेपरेट बिन बैग्स। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इन 1973 एड वापस अपनी मां के घर शिफ्ट हुआ and they again started having heated and spiteful argument which drove Ed into even more violent rages. On 7th January, Ed ने एक 19-year-old hitchhiker Cynthia Ann Shaw को लिफ्ट दी and later shot her with his .22 caliber pistol. Ed सिंथिया की लाश को अपने घर ले गया और उसकी डेड बॉडी का बलात्कार किया। उसने सिंथिया की बॉडी से बुलेट्स बाहर निकाली ताकि कोई एविडेंस ना रह पाए। उसने सिंथिया का सिर इसके धड़ से अलग किया और बाकी बची बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें माउंटेन के क्लिफ से नीचे फेंक दिया। एड ने सिंथिया के सिर को कई दिनों तक अपने पास रखा और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड फाइनली उसके सिर को अपनी मां के घर के बैक गार्डन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को सिंथिया की लाश के टुकड़े मिले, जिस कारण एक वार्निंग रिलीज की गई अबाउट द डेंजर्स ऑफ हिचहाइकिंग इन द एरिया। पुलिस ने एडवाइस किया कि सिर्फ उन्हीं कार से लिफ्ट ली जाए जिन पर यूनिवर्सिटी स्टिकर्स हो, मगर एड की मां एक लोकल यूनिवर्सिटी में काम करती थीं, सो ही मैनेज्ड टू हैव द यूनिवर्सिटी स्टिकर्स विद हिम। 5 फरवरी को एड ने और 2 लड़कियों का मर्डर और बलात्कार किया, अ 23-year-old रोजलिंड हेदर थॉर्प और एक 20-year-old एलिस हेलन लियू। एड की मां उसे रोज इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करती थीं, जिस कारण उसका फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस लेवल एक अलग लेवल पर जा चुका था एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू एंड दिस ऑल। ऑन 20 अप्रैल एड की मां क्लार्नेल रात को एक पार्टी से घर आई। एड ने अपनी मां को गुड नाइट कहा एंड क्लार्नेल वेंट टू स्लीप। जब क्लार्नेल सो गईं तो एड उसके कमरे में आया और उसने क्लॉ हैमर से कई बार अपनी मां के सिर पर वार किया। उसने एक नाइफ से अपनी मां का गला काटा, बिकॉज ऑफ विच शी फाइनली डाइड। एड ने अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग किया और अपनी मां की सिर कटी लाश का बलात्कार किया। बाद में उसने अपनी मां के सिर को शेल्फ पे रखा और 1 घंटे तक चिल्ला चिल्लाकर उसे वर्बली अब्यूज किया। ही प्रोसीडेड टू यूज हर हेड एज अ डार्ट बोर्ड एंड फाइनली बीट इट विथ हिज फिस्ट। जिस जुबान से उसकी मां उसकी इंसल्ट करती थीं, वो जुबान भी एड ने काट दी। एड ने अपनी मां की लाश को क्लोजेट में छुपाया और बार में दारू पीने चला गया। घर आकर उसने अपनी मां की दोस्त सैली टेलर हैलेट को कॉल किया टू इनवाइट हर फॉर डिनर। जब सैली घर आई तो एड ने सैली का गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। एड ने सैली का सिर उसके धड़ से अलग किया और उसकी सिर कटी लाश के साथ पूरी रात बिताई। सुबह एड ने सैली की लाश को क्लोजेट में डाला और घर साफ किया टू रिमूव एनी एविडेंस।
एड ने सैली की कार ली और कोलोराडो भाग गया। उसने वेट किया कि कब रेडियो पे उसे अपनी माँ और सैली की डेथ न्यूज़ सुनाई दे, मगर जब कोई न्यूज़ नहीं आई तो उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया और अपना कन्फेशन किया। पुलिस ने पहले उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स उसे जानते थे एज अ जेंटल जायंट मैन। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली। कुछ घंटों बाद एड ने पुलिस स्टेशन वापस कॉल लगाया और एक ऐसे ऑफिसर से बात की जो उसे पर्सनली जानता था, एंड ही कन्फेस टू हिम। कन्फेशन के बाद पुलिस आई एंड दे अरेस्टेड एड केम्पर। पुलिस की कस्टडी में एड ने कन्फेस किया कि उसने 6 कॉलेज स्टूडेंट्स का भी मर्डर किया है। कुछ वक्त बाद एड केम्पर का इंटरव्यू लिया गया, वेयर ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम्स इन अ डिटेल्ड मैनर। वॉच हिज इंटरव्यू। I've wanted to kill my mother since I was 8 years old, and I'm not proud of that. Then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. I'm able to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Innocent in the sense that she did not plan on that happening. She didn't do anything specifically for that to happen to her. Yet she was a very active participant in her own death. And in my memory of that, she was 19 years old, and her roommate in the trunk who died right after that was 18. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. I was raging inside. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. I just killed a young woman. I slammed down the lid of the trunk. She isn't dead, she's dying. Severing a human head, 2 of them, at night in front of my mother's residence, with her at home, my neighbors at home upstairs, their picture window open, the curtains open. 11 o'clock at night, the lights are on. All they have to do is walk by, look out, and I've had it. Decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died I was going to kill her. I cut off her head, and I humiliated her. एड के अरेस्ट और कन्फेशंस के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने एड की कार और उसके घर की छानबीन की, एंड दे गॉट मैनी एविडेंस रिगार्डिंग द क्राइम्स ही कमिटेड। उन्हें स्कल और कुछ तस्वीरें भी मिली विच वर क्रूशल एविडेंस। ऑन May 7, 1973, एड केम्पर को गिल्टी पाया गया फॉर 8 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर। अपने ट्रायल के दौरान उसने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। कोर्ट ने 3 साइकाइट्रिस्ट अपॉइंट किए एंड ऑल 3 स्टेटेड दैट एड इज लीगली सेन। एड ने अपने लिए डेथ पेनल्टी की मांग की, बट तब तक कैपिटल पनिशमेंट बैन हो चुका था, इसलिए उसे हर एक मर्डर के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई और उसे कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी प्रिजन ब्लॉक में भेज दिया गया और वो अभी तक वहीं अपनी सजा काट रहा है। जस्ट लाइक इन लास्ट प्रिजन, वो यह पर भी एक मॉडल प्रिजनर बना बाय हेल्पिंग इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड नैरेटिंग ऑडियो बुक्स फॉर ब्लाइंड पीपल। एड केम्पर वॉज डिनाइड पैरोल सेवरल टाइम्स। एड ने कहा कि वो अभी तक ये बिलीव नहीं करता कि उसे सोसाइटी में वापस जाना चाहिए। एडमंड केम्पर की कहानी हमें ये सबक देती है कि वक्त रहते अपने ट्रॉमा को हील करना कितना जरूरी है, वरना वी बिकम अ डेंजर टू द सोसाइटी। आई जेन्युइनली होप यू एंजॉयड द सीरियल किलर क्राइम डॉक्यूमेंट्री अबाउट एड केम्पर। रात को जब सब लोग सो रहे होते थे, तब मैं उन औरतों के घर घुस जाता था। घर में घुसते ही मैं उन औरतों के सोते हुए पतियों को अपनी .22 कैलिबर की हैंडगन से शॉट कर उनकी जान ले लेता और औरतों के हाथ पैर बांधकर घर का सारा कीमती सामान चुरा लेता, जिसके बाद अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने में उन औरतों को कई बार सेक्सुअली असॉल्ट करता जब तक मेरा मन न भर जाए। मैंने उन औरतों को मजबूर किया कि वो शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर करे और कहे, आई लव सेटन, एंड टेल देम टू स्वेयर ऑन सेटन कि घर में और कोई कीमती चीज नहीं है। फाइनली मैं हथौड़ा मारकर या गला काटकर या फिर इलेक्ट्रिक कार्ड से गला दबाकर उनकी जान ले लेता। मैं उन औरतों के ब्रेस्ट, थाइज और बेडरूम वॉल्स पर एक सैटेनिक पेंटाग्राम सिंबल बनाता ताकि लोगों को पता चले कि द नाइट वॉकर इस घर में था।
Hello dear viewers and welcome back to my channel. I am extremely sorry for such a disturbing audio, मगर आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक सेक्स ऑफेंडर और सेटनिज्म को प्रीच करने वाला एक साइकोपैथ था। आज की कहानी रिचर्ड रमीरेस की है, जिसे लोग द नाइट वॉकर या द वॉक इन किलर या द वैली इंट्रूडर के नाम से भी जानते हैं। रिचर्ड रमीरेस का जन्म 29 फरवरी 1960 एल पासो टेक्सास में हुआ था। रमीरेस का बचपन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसके पिताजी एक शराबी थे जो उसे और उसकी मां को वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे, और इस वजह से रमीरेस ने 10 साल की उम्र से ही स्मोक और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में रामिरेज अपने ओल्डर कजिन माइक वलेस के घर रहने चला गया, which turned out to be the worst decision of his life, क्योंकि माइक एक डेकोरेटेड ग्रीन बेरेट था यूएस आर्मी में, बट ही वॉज ऑल्सो अ सीरियल किलर एंड अ रेपिस्ट। माइक ये रमीरेज को अपनी वॉर क्राइम्स की कहानियां सुनाता था और लड़कियों की पोलारॉइड फोटो दिखाता जिनका उसने रेप और मर्डर किया। उन पोलारॉइड फोटोज में वो लड़कियां एक बॉन्डेज स्टेट में होती थीं, जहां उनके हाथ पैर आंखें बंधे हुए होते थे। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिपल्स्ड, रमीरेस को ये सारी फोटोज और स्टोरीज बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थीं। माइक ने रमीरेस को मिलिट्री स्किल्स एंड किलिंग टैक्टिक्स सिखाए, जिसे उसने बाद में अपनी किलिंग स्प्री में यूज किया। माइक की संगत में रमीरेस ने 14 साल की उम्र से LSD लेना शुरू किया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन ही स्टार्टेड हैविंग इंटरेस्ट इन सेटनिज्म एंड ऑकल्ट। 4 मई 1975। जब रमीरेस 15 साल का था, तब उसने देखा कि उसके कजन माइक ने डोमेस्टिक आर्ग्यूमेंट्स के चलते अपनी पत्नी जेसी वालिस को अपनी हैंडगन से शॉट किया, बिकॉज ऑफ विच शी डाइड। फॉर एनी नॉर्मल पर्सन ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है, बट फॉर रमीरेज इट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन। माइक वाल्स को जेसी वाल्स के मर्डर के लिए गिल्टी नहीं पाया गया, बिकॉज ही हैड पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, और उसे टेक्सास स्टेट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद रमीरेज अपनी बहन रूथ और उसके हस्बैंड रोबर्टो के साथ रहने चला गया, विच अगेन प्रूव टू बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि रोबर्टो एक पीपिंग टॉम था जो लड़कियों के खिड़की के बाहर खड़ा होकर उनको देखता था, और ऐसी हरकत करते वक्त अब वो रमीरेज को भी अपने साथ ले जाने लगा। जब 1982 में रमीरेज 22 साल का हुआ तो वो परमानेंटली कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ, और वहीं पर उसने कोकेन कंज्यूम करना शुरू किया। अपनी कोकेन एडिक्शन को सस्टेन करने के लिए वो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में चोरी करने लगा। 28 मई 1984 रमीरेज एक 79 साल की जेनी विनकाउ के घर में घुसा और उसके सिर, गर्दन और चेस्ट पर चाकू से कई वार किए, बिकॉज ऑफ विच शी डाइड। रमीरेज ने जेनी की गर्दन इतनी बुरी तरह काटी कि उसका सिर उसकी धड़ से ऑलमोस्ट अलग हो गया। लकीली पुलिस को विंडो के स्क्रीन मैश पर रमीरेज के फिंगरप्रिंट मिले। ये वही विंडो है जिसकी स्क्रीन मैश खोलकर रमीरेज घर के अंदर घुसा था। 17 मार्च 1985 रमीरेज ने 3 लड़कियों पर वार किया, आउट ऑफ विच 2 डाइड एंड 1 सर्वाइव्ड। मगर अब एक ही दिन में 2 मर्डर्स और 1 अटेम्प्टेड मर्डर होने के वजह से इस न्यूज़ को काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिली, और रमीरेज का एक स्केच बनाया गया और उसको डिस्क्रिप्शन था: एक आदमी जिसके घुंघराले बाल हैं, दांत सड़े हुए हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं। लोगों ने उसे द वॉक इन किलर और द वैली इंट्रूडर बुलाना शुरू कर दिया। 7 मई 1985 रमीरेज एक 60 साल की जॉयस नेल्सन के घर घुसा। नेल्सन अपने लिविंग रूम में सो रही थी जब रमीरेज ने नेल्सन के चेहरे पर अपने जूतों से मारना शुरू किया। उसने नेल्सन को इतनी बुरी तरह मारा कि फाइनली शी डाइड इन पेन। पुलिस को नेल्सन के चेहरे से रमीरेज का फुटप्रिंट मिला, एन एविया स्नीकर्स शू प्रिंट, विच वॉज अ क्रूशल एविडेंस। रमीरेज ने कई सारे घरों में चोरी, रेप और मर्डर किए। इस इंसिडेंट्स में कई सारी लड़कियों ने अपनी जान गंवाई, मगर सम विमेन डिड सर्वाइव हिज अटैक। इट्स बिकॉज ही डिडंट वांट टू किल देम, और दे वर सिंपली लकी इनफ टू हैव सर्वाइव्ड। फॉर्चुनेटली उन्हीं सर्वाइवर्स ने पुलिस की मदद की, एंड पुलिस को रमीरेज का मर्डर पैटर्न समझ आया। पुलिस गॉट टू नो कि रमीरेज पहले घर में घुसता है, और अगर उस घर में कोई आदमी मौजूद है तो वो उसे अपनी हैंडगन से शॉट करके मार देता है,
जिसके बाद वो औरतों के हाथ पैर बांधकर घर में चोरी करता है और अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने वो औरतों का रेप करता है। रेप करने के बाद वो उन्हें शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर करने के लिए कहता है बाय टॉर्चरिंग देम टू से दैट दे लव सेटन। जिसके बाद वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता है, इलेक्ट्रिक कार्ड से उनका गला दबाता है या फिर स्विच ब्लेड नाइफ या हथौड़े से मारकर उनकी जान ले लेता है। वो कुछ औरतों को मरने की हालत में छोड़ देता है ताकि लोगों को नाइट वॉकर के यहाँ होने का पता चल सके। औरतों को मारने के बाद वो उनके ब्रेस्ट, थाइज और बेडरूम वॉल्स पर एक सेटनिक पेंटाग्राम सिंबल बनाता है टू प्रीच सेटनिज्म। फाइनली लीड डिटेक्टिव्स के पास 2 एविडेंस और एक स्केच था एंड दे स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन बाय कॉन्टैक्टिंग द एविया शू मैन्युफैक्चरर। पुलिस को पता चला कि 11.5 साइज के सिर्फ 6 शूज यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आउट ऑफ विच 5 शूज वर इन एरिजोना और सिर्फ 1 शूज लॉस एंजलिस में बेचा गया था। एंड पुलिस न्यू कि जो शूज का ओनर लॉस एंजलिस में है वही उनका मेन सस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली सैन फ्रांसिस्को के देन मेयर डायन फाइनस्टाइन ने ये क्रूशल इन्फॉर्मेशन एक टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक कर दी, बिकॉज ऑफ विच रामिरेज डिस्ट्रॉयड दोज शूज एज ही वॉज फॉलोइंग एवरी मीडिया कवरेज रिगार्डिंग हिज क्राइम्स। लीड डिटेक्टिव्स वर इरिटेटेड बिकॉज उन्हें पता था कि अब तक कल्प्रिट ने वो शूज डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। 24 अगस्त 1985 रमीरेज एक 30-year-old बिल कार्न्स और उसकी 29 years old फियांसे इनेज एरिक्सन के घर घुसा। उसने कार्न्स को अपनी शॉटगन से शूट किया और एरिक्सन को अपना नाम नाइट स्टॉकर बताया। रमीरेज ने एरिक्सन को खूब मारा और उसे टॉर्चर किया, ये कहने के लिए दैट शी लव्स सेटन। वो एरिक्सन को दूसरे कमरे में लेकर गया वेयर ही रेप्ड हर मल्टीपल टाइम्स, आफ्टर विच उसने ज्वेलरी और कैश की डिमांड की। रमीरेज टोल्ड हर टू स्वेयर ऑन सेटन कि घर में और कुछ वैल्यूबल्स नहीं है चुराने के लिए। जाने से पहले उसने एरिक्सन से कहा, टेल देम दैट द नाइट स्टॉकर वॉज हियर। बोथ कार्न्स एंड एरिक्सन सर्वाइव्ड हिज अटैक, बट कार्न्स को सर्जरीज करानी पड़ी टू रिमूव 3 bullets फ्रॉम हिज हेड। एरिक्सन ने पुलिस को रमीरेज का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताया एंड पुलिस को एरिक्सन के घर से रमीरेज के फुटप्रिंट्स भी मिले। ऑन 28 अगस्त पुलिस को रमीरेज की चुराई हुई कार कोरियाटाउन लॉस एंजलिस में अबैंडन्ड मिली एंड दे फाउंड रमीरेज फिंगरप्रिंट ऑन द रियर व्यू मिरर। पुलिस ने जब वो फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट अपनी कंप्यूटर सिस्टम में डाला तो उन्हें रमीरेज मिल गया। रमीरेज के खिलाफ ट्रैफिक एंड ड्रग वायोलेशन के कई सारे चार्जेस थी, जिस वजह से उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम ने फीड की गई थी। 29 अगस्त 1985 लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल ने रमीरेज का मगशॉट रिलीज किया। फ्रॉम अ 1984 अरेस्ट फॉर ऑटो थेफ्ट, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी नो हु यू आर नाउ एंड सून everyone else will. There is no place where you can hide. 31 अगस्त 1985 रमीरेज लॉस एंजलिस के एक कन्वीनियंस स्टोर में घुसा और उसने नोटिस किया कि कुछ हिस्पैनिक विमेन घबराई हुई है और उसे घूर कर देख रही है। He saw his face on the front page of a newspaper and panicked. वो कन्वीनियंस स्टोर से बाहर भागा और एक कार चुराने की कोशिश की, मगर उस कार के ओनर ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया। रमीरेज ने वहां से भागने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल चेस्ड रमीरेज, जिसके बाद उन लोगों ने रमीरेज की जम के पिटाई की। आस-पास खड़े लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस रीच्ड द क्राइम सीन एंड आइडेंटिफाइड रमीरेज एंड इमीडिएटली अरेस्टेड हिम। फाइनली सीरियल किलर रमीरेज पकड़ा गया। 22 जुलाई 1988 रमीरेज का ट्रायल शुरू हुआ। अपने पहले कोर्ट अपीयरेंस में रमीरेज ने अपना एक हाथ उठाया जिस पे पेंटागन बना था एंड ही येल्ड हेल साटान। 3 अगस्त 1988 जेल के एक एम्प्लॉई ने सुना कि रमीरेज प्रोसिक्यूटर को शूट करने वाला है, विच ही इंटेंडेड टू हैव स्मगल्ड इनटू कोर्ट रूम, जिस वजह से कोर्ट के बाहर मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए। 14 अगस्त को रमीरेज का ट्रायल इंटरप्ट हुआ क्योंकि जूरर्स फिलिस सिंगलटेरी कोर्ट रूम आई ही नहीं एंड लेटर शी वॉज फाउंड शॉट टू डेथ इन हर अपार्टमेंट। द जूरी वॉज टेरिफाइड क्योंकि उन्हें लगा कि रमीरेज ने किसी को उसे मारने भेजा था, बट लेटर इट वॉज कन्फर्म्ड कि सिंगलटेरी के बॉयफ्रेंड ने उसे शूट किया एंड देन ही अनअलाइव्ड हिमसेल्फ। 20 सितंबर 1989
Ramirez was convicted for all 43 charges, 13 counts of murder, 5 attempted murders, 11 sexual assaults and 14 burglaries. 7 November 1989, रमीरेस को मौत की सजा सुनाई गई इन कैलिफोर्निया गैस चेंबर, जिसके बाद उसने रिपोर्टर्स से ये कहा, बिग डील, डेथ ऑलवेज वेंट विद द टेरिटरी, सी यू इन डिज्नीलैंड। 2009 में ये बात सामने आई कि रमीरेज ने 1984 में एक 9 साल की बच्ची मेई लुंग का रेप और मर्डर किया था, मगर कोई विटनेस या एविडेंस ना होने के कारण वो केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। मगर 2009 में क्राइम सीन पे जो डीएनए सैंपल मिला था वो रमीरेज से मैच हुआ एंड आफ्टर 25 इयर्स मेई लुंग का केस सॉल्व हुआ। रामिरेज के ट्रायल के दौरान उसके कई सारे फीमेल फैंस बने। अपेरेंटली कई लड़कियों को रामिरेज हैंडसम और चार्मिंग लगा। कई लड़कियों ने उसे खत लिखे और कई लड़कियां तो उसे मिलने भी आईं। 1985 में डोरिन लियोय ने रामिरेज को 75 खत लिखे। 1988 में रमीरेज ने लियोय को शादी के लिए प्रपोज किया एंड द कपल गॉट मैरिड ऑन अक्टूबर 1996 इन कैलिफोर्निया सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन। मगर 2013 में रमीरेज ने एक 23-year-old राइटर से एंगेजमेंट कर ली। 1993 में उसका एक इंटरव्यू लिया गया where he exhibited some disturbing behavior as if everything is normal. Watch his interview. I think most humans have in them the capacity to commit murder. Choose not to, not because they are morally superior as they so commonly claim, but because they are imprisoned in a web of responsibility. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Do I associate sex with violence? Yes, man, that's a hard question. I don't know. I can't answer that, Mikhail. I mean, no, we can't get into that. Look, you know, sometimes I can't say what I really feel. I am pending trial here. Well, sex and violence? Well, No, I don't think I'll answer that. साइकाइट्रिस्ट माइकल स्टोन ने रामिरेज को डिस्क्राइब किया एज अ मेड साइकोपैथ एंड नॉट एज अ बॉर्न साइकोपैथ। ही सेड कि रामिरेज को स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिस कारण वो अपने विक्टिम्स के दर्द को कभी महसूस ही नहीं कर पाया एंड ही वॉज अनट्रीटेबल। On June 7, 2013, Ramirez died of complication secondary to B-cell lymphoma at Marine General Hospital in California. He was also affected by chronic substance abuse और उसे chronic hepatitis C viral infection भी था। इस तरह कैलिफोर्निया से खत्म हुआ रिचर्ड रमीरेज का दहशत। I genuinely hope you enjoyed watching the serial killer crime documentary of Richard Ramirez. And if you did, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.